नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा और आज के इस वीडियो में हम एक नया परमाणु मॉडल लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को समावेशित करते हुए निल्स बोर ने 1913 में परमाणु मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, 3 अभिग्रहित प्रस्तुत किए और तीनों अभिग्रहित आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। निल्स बोर ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया। तो देखिए, इनका जो पूरा नाम है वो तो है निल्स बोर। निल्स बोर, और अपना ये जो मॉडल है ये इन्होंने 1913 में दिया। कब दिया? 1913 में। 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ। उसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को दुरुस्त किया निल्स बोर ने, और इन्होंने 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए क्या है, निल्स बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का समावेश किया। परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का समावेश करके नया परमाणु मॉडल दिया। नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, नया परमाणु मॉडल दिया। तो इन्होंने क्या किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। अपने परमाणु मॉडल के अंदर किसका उपयोग किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। देखिए, ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें जो कमियां रही है उन कमियों को दुरुस्त करने का निल्स बोर के द्वारा प्रयास किया गया। और निल्स बोर के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया उसमें इन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, 3 अभिग्रहित प्रस्तुत किए। तो देखिए, इस मॉडल के कितने अभिग्रहित हैं, कितनी परिकल्पनाएं हैं? 3। इस परमाणु मॉडल में 3 अभिग्रहित कह सकते हैं, पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित या परिकल्पनाएं। अभिग्रहित कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं आप? परिकल्पनाएं। 3 परिकल्पनाएं हैं। एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तीनों परिकल्पनाओं को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम परिकल्पना,
देखिए पहली परिकल्पना क्या कहती है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लें। प्रथम अभिग्रहित पहली परिकल्पना क्या है? रदरफोर्ड ने तो यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके वेग की दिशा बदलती है। वेग की दिशा बदलती है, इसका मतलब वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है। और जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। ऊर्जा में कमी आ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन अंततः उसकी त्रिज्या घटते घटते नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड मॉडल की यह कमी थी कि इलेक्ट्रॉन है वो जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो वहां पर क्या होगा? त्वरित गति होगी, और त्वरित गति होगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी, और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो धीरे धीरे उसका पथ, उसके पथ की त्रिज्या घटती जाएगी और अंत में नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस बात का रदरफोर्ड के पास में कोई जवाब नहीं था। तो इसके लिए नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इन्होंने यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में किसी पथ पर चक्कर लगाता है तो वहां पर बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए ही चक्कर लगाता है। ओके, तो पहली परिकल्पना विद्यार्थियों यही है। क्या है, एक बार पुनः सुन लीजिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। आपके सामने मैं रख देता हूं, पुट कर देते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना या अभिग्रहित के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अविकिरणी, अविकिरणी, नाभिक के चारों ओर अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अविकिरणी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इस अविकिरणी कक्षाओं का मतलब क्या है? अविकिरणी कक्षाओं का मतलब है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये पहले अभिग्रहित से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो इन्होंने जो समस्या थी रदरफोर्ड मॉडल में वो पहले अभिग्रहित में दूर कर दी कि इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां से वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते, और उन कक्षाओं को उन्होंने अविकिरणी कक्षा कह दिया। क्या कह दिया? अविकिरणी कक्षा कह दिया। देखिए, अब यदि कोई वो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो उन्हें आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो कि रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। यहां पर मैं पुट करने जा रहा हूं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है।
चलिए ध्यान दें, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। विद्युत आकर्षण बल से, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है कि कोई भी कण, पिंड, वस्तु यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसे घुमाने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसे घुमाने के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ओके, तो इसका मतलब यह हो गया है कि जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। अभिकेंद्रीय बल किसके तुल्य होगा? अभिकेंद्रीय बल ये बराबर होगा इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य विद्युत बल, मध्य विद्युत बल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बराबर होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। अगले पेज की ओर लिए चलता हूं। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में जैसे नाभिक है, नाभिक के ऊपर हम जानते हैं कि धनावेश होता है, तो ये इसके ऊपर हमने दिखा दिया है धनावेश। और इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। और यहां पर हम ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने क्या कर लिया भाई, इलेक्ट्रॉन मान लिया है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। कंसीडर कर लेते हैं कि इसके पथ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर के बराबर है। त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? स्मॉल m के बराबर है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो देखो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स होता है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कंसीडर कर लिया? स्मॉल m वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार
पथ पर v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिमान है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, हमने पहले अभिगृहित में क्या देखा कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो वैद्युत बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल किसके तुल्य होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल को हम mv² में r से पुट करते हैं। यहां पर देखिए विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। जैसे दो आवेश हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो विद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में r² होता है। ये विद्युत बल का फॉर्मूला हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। तो यहां पर आप ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q1 का मतलब हो गया इसके ऊपर आवेश। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो इसका आवेश हो जाएगा प्लस में ZE, इसका आवेश कितना हो जाएगा? प्लस में ZE। इलेक्ट्रॉन का आवेश E और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R। तो ये हमारे पास में आ चुका है बोर की प्रथम परिकल्पना से प्राप्त एक महत्वपूर्ण इक्वेशन जो कि बार बार यूज में आएगी। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। क्या है ध्यान दीजिए, mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² ओके, तो यहां तक समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये आ गई अपने पास में बोर की प्रथम परिकल्पना, पहला अभिग्रहित। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय अभिग्रहित। द्वितीय अभिग्रहित कक्षाओं के बारे में जानकारी देता है। बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं चक्कर नहीं लगाता। भाई नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता है, लेकिन हर किसी स्थान पर चक्कर नहीं लगाता। कुछ निश्चित पथ है, केवल उन्हीं पर ही चक्कर लगाता है। अब वो निश्चित पथ कौन से होंगे, कहां होंगे, इसके लिए इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान हो। h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होंगे तो उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अन्य किसी जगह पर, अन्य किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। ओके, तो देखिए एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर इसको आपको समझाता हूं। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में हो। जिनमें उनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो। ओके, यह दूसरी परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन हर किसी
स्थान पर चक्कर नहीं लगाता, निश्चित पथ निश्चित कक्षाएं होती है, केवल वहीं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और आगे चलकर उन कक्षाओं को KLM इस तरीके से नाम दिया गया। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं उनको। इस तरीके से हमने दिखाया है, आप ध्यान दें। ये तो है नाभिक, ये तो क्या है, नाभिक। और इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये मैंने दिखाए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। आ गई बात समझ में? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इनको हम बोलते हैं कक्षाएं। इनको क्या कहा जाता है? कक्षाएं कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। तो निश्चित पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। इसका नाम दिया गया K, इसका नाम दिया गया L, M, और आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं उनका नाम N, O, P इस तरीके से दिया गया। आ गई बात समझ में? क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए इसको मैथमेटिकली किस तरीके से कह सकते हैं कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो मान है वो h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो देखिए पूर्ण गुणज के लिए मैंने n लिख दिया और इसकी जो वैल्यू है वो 2π के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। यहां पर आप ध्यान दें, h है, इसको तो हम कहते हैं प्लांक नियतांक। h को तो क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक। n यहां पर एक पूर्णांक संख्या है। n यहां पर क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है और इसकी जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है और इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसके लिए ये जो n है, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, अगली जो कक्षा आएगी उसमें n बराबर 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। अब देखिए कोणीय संवेग किसके तुल्य होता है, इसको भी थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझा दूं। कोणीय संवेग बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। यहां पर r और p दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो r क्रॉस p, तो r p साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो r p रह गया। l का मान क्या रह गया? r p, और p के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? m v लिख सकते हैं। या आप ध्यान दें, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? L के स्थान पर हम m v r पुट कर देंगे जो कि NH/2π के बराबर होगा। m यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v यहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r यहां पर रेडियस ऑफ पाथ, जिस पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। हिंदी में इसको कोष, ऊर्जा स्तर या कक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई दूसरी परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना का गणितीय रूप काफी महत्वपूर्ण, और h है, इसको हम कहते हैं प्लांक नियतांक। h को क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक कहा जाता है। h की जो वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो विद्यार्थी ये है दूसरा अभिग्रहित। कौन सा अभिग्रहित है? दूसरा अभिग्रहित। और विद्यार्थियों ये मैंने बहुत ही मतलब जितनी आवश्यक लैंग्वेज है उतनी पुट की है, न कम है न ही ज्यादा है। ऐसे ही पूरे सटीक हमारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, BCS अकेडमी नाम से, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पर भी करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहां से अपना मनपसंद का कोर्स आप बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम मतलब उसकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम प्राइस हमने रखी है। वहां से जाइए, मनपसंद का कोर्स चूज कीजिए और अच्छे अंक अर्जित कीजिए।
अब हम बढ़ते हैं इस मॉडल के अंतिम तथ्य, अंतिम अभिग्रहित, अंतिम परिकल्पना की ओर। तृतीय परिकल्पना, देखिए तीसरी परिकल्पना भी प्लांक के क्वांटम मॉडल से ही रिलेटेड है। बोर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कि ये जैसे हमारे पास में नाभिक है, ये हमारे पास में नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ओके, ये हमने दो कक्षाएं दिखाई, ज्यादा नहीं दिखाया है, केवल दो कक्षाएं दिखाई है। ये हमारे पास में क्या है? नाभिक। ये हमारे पास में क्या है? नाभिक। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को, देखो ध्यान देना आप लोग, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी तरीके से ऊर्जा दें। क्या दें? ऊर्जा। ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ऊर्जा पाकर यहां से निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसको तो हम बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। क्या बोला जाता है? निम्न। और इसको बोला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है? कि वे पथ, वे कक्षाएं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको हम ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर बहुत ही कम समय के लिए रहता है, लगभग 10 की घात -9 सेकंड से 10 की घात -8 सेकंड के बीच का समय लेता है, बहुत ही अल्प समय है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में बहुत ही कम देर के लिए रहेगा और इतने ही समय के बाद में ये वापस इलेक्ट्रॉन यहां से लौटकर कहां आएगा? अपने निम्न स्तर में आएगा। तो निम्न स्तर में जब आएगा तो यहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। किस रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा? फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन। फोटोन का मतलब क्या है? ऊर्जा के कण, ऊर्जा के पार्टिकल्स। तो ऊर्जा के पार्टिकल्स जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, उसके रूप में यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही किसने कहा? बोर ने कहा। बोर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर से? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन फोटोनों की ऊर्जा उन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी? जो भी दोनों ही ऊर्जा स्तर हैं उन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार मैं इसका जो अभिग्रहित है वो पुट कर देता हूं, फिर हम इसको थोड़ा समझ लेंगे, मैथमेटिकली देख लेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण, संक्रमण का मतलब कूदता है,
करता है। तो फोटोनों के रूप में, किस रूप में? फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यह है तीसरी परिकल्पना। और जो फोटोन उत्सर्जित होता है इस स्थिति में, देखो ध्यान देना, यहां पर इलेक्ट्रॉन था और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है। इसको हम बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। ये तो क्या है? उच्च। और ये वाला ऊर्जा स्तर कैसा है? निम्न। जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो यहां पर फोटोन उत्सर्जित होगा। क्या उत्सर्जित होगा? फोटोन। और उस फोटोन की जो ऊर्जा है उसको मैं लिख रहा हूं एच न्यू से। किससे पुट कर रहा हूं? एच न्यू से लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये प्रारंभ में ऊर्जा स्तर ये था, इनिशियल स्थिति में ऊर्जा है इसकी EI। फिर ये यहां आ गया निम्न ऊर्जा स्तर में तो इसकी ऊर्जा हो गई EF फाइनल। अब ये जो फोटोन है इसकी ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के, उच्च और निम्न ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर होती है। चलिए इसको भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों, दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतरालों, ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं, ऊर्जाओं लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। उस तरह की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अब किसी फोटोन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को मैं लिख रहा हूं E से, तो EI माइनस EF के बराबर हम लिख सकते हैं। किसी फोटोन की ऊर्जा को H न्यू से भी लिखा जा सकता है, तो EI माइनस EF से इसको हम पुट कर सकते हैं। तो ये आ गई है तीसरी परिकल्पना का गणितीय रूप। यहां से जो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति है वो EI माइनस EF बट्टे में H के बराबर भी दी जा सकती है। ओके, ये हमने, ये उच्च वाली उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ये निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, दोनों का अंतर फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि इसकी ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा माइनस में 10 है, इसकी माइनस में 13 है, तो माइनस में 10 में से माइनस में 13 में कूदेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला फोटोन यहां पर उत्सर्जित होगा। और जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से हम उच्च ऊर्जा स्तर में भेजेंगे जिसको हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, जब आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा पढ़ेंगे तब आपको ये कक्षाएं, ऊर्जा स्तर और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने बोर का परमाणु मॉडल, मुख्य जो अभिग्रहित हैं, तीनों जो परिकल्पनाएं हैं वो पढ़ ली है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम बोर मॉडल के अनुप्रयोग देखेंगे और उसमें सबसे पहले कक्षीय त्रिज्या का सूत्र व्यंजक ज्ञात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद दोस्तों।